युग्मक जनन के अंदर हमने स्पर्मेटोजेनेसिस की बात करी थी। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म यानी शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, इसके बारे में हमने पढ़ा था। शुक्राणु जो नर युग्मक है, नर के अंदर वृषण जो रहते हैं उनमें इनका निर्माण होता है। वृषण की कई सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल होती हैं, इसके बारे में हमने पढ़ा था। लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रवण करती हैं और वृषण का जो सैक है, टेस्टिस सैक, वो बॉडी से बाहर रहता है, क्योंकि इसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसके बारे में हमने बात करी थी। आज हम उसके अंदर जो होने वाले विभाजन हैं और स्पर्मियोजेनेसिस के बारे में बात करेंगे। तो शुक्र जनन की 3 प्रावस्थाएं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, इसकी हमने बात करी थी पिछले लेक्चर के अंदर। आज फिर बता देते हैं। शुक्राणुओं का विकास या शुक्राणु जनन है वो टेस्टिस के अंदर उपस्थित जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल होती है वहाँ होता है। इसकी जो सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल की आधार ये कला होती है वो जर्मिनल एपिथेलियम की बनी होती है और अंत में ये कोशिकाएं शुक्राणु बनाती हैं और यहीं पर उपस्थित प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती हैं। 3 प्रावस्थाएं, गुणन प्रावस्था, वृद्धि प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था। गुणन प्रावस्था के अंदर जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स हैं वो कई समसूत्री विभाजनों द्वारा अनेक कोशिकाओं में विभाजित होती हैं और स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण करती है। स्पर्मेटोगोनिया डिप्लॉइड होते हैं, द्विसूत्री होते हैं यानी 2n। इसमें गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही होती है जितनी उनकी दैहिक कोशिकाओं में होती हैं। जैसे मानव में 46 हैं और मेंढक में 26। सेकेंड, वृद्धि प्रावस्था। इसमें कुछ जो स्पर्मेटोगोनिया हैं वो जर्मिनल एपिथेलियम में रह जाती है, लेकिन कुछ पोषक पदार्थों को ग्रहण करके आकार में बढ़कर दुगुनी हो जाती है। इन कोशिकाओं को प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कहते हैं और इन कोशिका में वृद्धि तो सीमित होती है लेकिन इनका विभेदन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करें, तीसरी स्टेज परिपक्वन प्रावस्था थी। परिपक्वन प्रावस्था में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप उनमें गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी हो जाती है। फर्स्ट मैच्योरेशन डिवीजन या प्रथम परिपक्वन विभाजन के फलस्वरूप गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है और प्रत्येक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाली संतति कोशिकाओं को सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कहा जाता है और उसमें पुनः अतिशीघ्र विभाजन होते हैं। अब इसे सेकेंड मैच्योरेशन डिवीजन कहते हैं, जिसके फलस्वरूप स्पर्मेटिड बनते हैं जो एक सूत्री होते हैं और यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या निरंतर नहीं बढ़े, इस वजह से इनका एक सूत्री होना जरूरी है। साथ ही दोनों जनकों से जीन का लेन देन भी इसके अंदर होता है। इस डायग्राम के अंदर जैसा आप देख रहे हो शुक्राणु जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस को दिखाया गया। जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स है हम जानते हैं सेमिनोफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और वो 2n होती है। गुणन प्रावस्था की बात कर रहे हैं, उसके अंदर समसूत्री विभाजन होता है और उससे स्पर्मेटोगोनिया का फॉर्मेशन होता है, वो भी 2n होती है। गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। इसके अंदर बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं गुणन प्रावस्था में। और जो फेज ऑफ ग्रोथ हमने बात करी वृद्धि प्रावस्था, उसके अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया हैं और उससे वृद्धि करती हैं वो एक स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट या प्राथमिक शुक्र कोशिका बन जाती है का निर्माण करती हैं। फेज ऑफ मैच्योरेशन या परिपक्वन प्रावस्था जिसमें अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। अब जो 2n होती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, उसके अंदर फर्स्ट मियोटिक डिवीजन या प्रथम अर्धसूत्री विभाजन
होता है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन यहाँ पे देखिए आप, तो उसके फलस्वरूप जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनती हैं वो N हो जाती हैं। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे उसके अंदर सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीज़न होता है, यहाँ पर सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीज़न, और सेकेंड मैच्यूरेशन डिवीज़न के फलस्वरूप स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। अब स्पर्मेटिड भी हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप से दक्ष नहीं होते। इस वजह से स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ के बनने की जो प्रक्रिया है उसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस को हम शुक्राणु का विभेदीकरण भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए आप, जो स्पर्मियोजेनेसिस है उसमें जो पूर्व शुक्राणु या स्पर्मेटिड होते हैं एक सूत्री होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, लेकिन इनमें नर युग्म की समता नहीं होती। इस हेतु इसके अंदर विभेदीकरण होना आवश्यक है और उस क्रिया को ही हम स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटियोलाइसिस कहते हैं, स्पर्मेटियोसिस कहते हैं। इसमें पूर्व शुक्राणु का केंद्रक है, उसकी कोशिका द्रव्य के अंदर जो जल अधिक मात्रा में होता है वो निष्कासित हो जाता है, बाहर निकल जाता है, इससे यह सिकुड़ता है। तथा इसमें जो उपस्थित होते हैं गुणसूत्र, हम जानते हैं केंद्रक सबसे अधिक जगह घेरता है, ऊपर एक्रोसोम रहता है, गुणसूत्र वो भी आपस में सिमट कर छोटे हो जाते हैं और कम स्थान के अंदर व्यवस्थित हो जाते हैं। ये सब किस लिए होता है? क्योंकि जो शुक्राणु है उसका भार कम करने के लिए, क्योंकि उसको गतिमान होना आवश्यक है और जाके एग मेम्ब्रेन्स को पेंट्रेट करना होता है, और इसके अंदर जो बाकी व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको हटा दिया जाता है, जैसे आरएनए वगैरह। इसमें अब ओनली डीएनए रहता है और जीन बची रहती हैं। केंद्रक का आकार भी बदल जाता है और जल में तैरने के लिए यह गोलाकार एवं लंबा और संकरा हो जाता है। शुक्राणु के शीर्ष का आकार जो इसमें केंद्रक के आधार पर निर्भर करता है, अलग अलग जंतुओं में अलग अलग होता है। मनुष्य तथा सांड में यह अंडाकार तथा पार्श्वों से चपटा होता है और चूहों तथा मेंढक में कटार रूपी और चिड़ियों में यह सर्पिल आकार का होता है। बात करें शुक्राणु के एक्रोसोम की, तो शुक्राणु का एक्रोसोम है वो गोल्जिकाओं के विभेदन से बनता है। इसमें पूर्व शुक्राणु की गोल्जिकाएं बहुत सारे चक्रों में व्यवस्थित कलाओं की जो मध्य में अनेक रिक्तिकाओं को घेरे रहती हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये बहुत सारी रिक्तिकाओं को घेरे रहती हैं। अब विभेदन क्रिया के फलस्वरूप इसमें एक रिक्तिका आकार में बढ़ने लगती हैं और उसके बीच में एक्रोसोमल बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जिसे प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहते हैं। जैसे ये देखिए आप, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल का फॉर्मेशन होता है इसके अंदर। अब यह कणयुक्त रिक्तिका केंद्रक के जो शिखर है या शीर्ष भाग है उससे जुड़ जाते हैं और आकार इनका बढ़ने लगता है। इसे अब एक्रोसोमल ग्रेन्यूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इसे कहते हैं। ये इसके हेड से जुड़ने लग जाते हैं तथा यह एक्रोसोम का क्रोड बनाता है। धीरे धीरे स्वयं रिक्तिका का जो द्रव्य है वो बाहर निकल आता है और एक्रोसोमल कण तथा केंद्रक के आगे के अधिकांश आधे भाग को द्विपाली टोपी की तरह ढक देता है। इस द्विपाली टोपी का जो भाग बनता है इसको टोपी कहते हैं। एक्रोसोम के कण में एंजाइम उपस्थित रहते हैं जो निषेचन के समय एग मेम्ब्रेन को घोलने का कार्य करते हैं। इसके अंदर प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रहता है जो कोशिका विभाजन के अंदर काम आता है, तथा डिस्टल सेंट्रियोल आधारीय कण जिससे कि फ्लैजेला या इसकी टेल रीजन है वो निकलता है। स्पर्म के अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया व्यवस्थित होते हैं जो कि इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं, चारों तरफ
व्यवस्थित हैं और इसको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो एक्सियल फिलामेंट है उसके चारों तरफ व्यवस्थित होते हैं और कोशिका द्रव्य शुक्राणु से पृथक हो जाता है तथा अंत में मध्य भाग में केवल माइटोकॉन्ड्रिया को घेरे कोशिका द्रव्य की एक महीन परत उपस्थित रहती हैं। इस तरीके से देखा जाए माइटोकॉन्ड्रिया इसको ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पे हमने किस तरीके से एक्रोसोम का विभेदन होता है, एक्रोसोमल ग्रेन्यूल बनता है वो पढ़ा, और जो इसके अंदर सेंट्रियोल है, प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल, उसके बारे में। फिर किस तरीके से गोल्जिकाएँ एक्रोसोमल ग्रेन्यूल, प्रो एक्रोसोमल ग्रेन्यूल इनका फॉर्मेशन करती हैं और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ व्यवस्थित रहते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा। किस तरीके का जो फॉर्मेशन रहता है इसका, स्पर्मेटिड से स्पर्म के बनने की प्रक्रिया इसमें हमने डायग्राम में आप देख रहे हो, और इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। आगे देखें जो गोल्जी बॉडी है और रिक्तिका, इससे कैप का फॉर्मेशन कैसे होता है वो पढ़ा। अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस को। एक तो इसकी रहती है हार्मोनल डिपेंडेंस। जैसा हम जानते हैं जो नर हार्मोन एंड्रोजन होता है वो वुड्सन की इंटरस्टिशियल कोशिकाएं या लेडिग सेल्स द्वारा स्रावित होते हैं। अन्य कार्यों के अतिरिक्त जो टेस्टोस्टेरोन हैं वो स्पर्मेटोजेनेसिस को भी प्रभावित करते हैं तथा इनका यहाँ पर प्रमुख कार्य जनन कोशिकाओं का विभेदीकरण होता है। इसके अभाव में शुक्र जनन संभव नहीं होता और वुड्सन की लेडिग सेल्स के द्वारा जो एंड्रोजन का स्त्रवण होता है वो पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के स्त्रवण ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के स्त्रवण पर निर्भर करता है। बहुत सारे अध्ययन से ज्ञात हुआ कि सामान्य शुक्राणु जनन क्रिया को पूर्णतः संपन्न करने के लिए इन हार्मोनों की आवश्यकता मुख्य रूप से पड़ती है। पीयूष ग्रंथि के ल्यूटिनाइजिंग एवं फॉलिकल हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग एवं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एपिनेफ्रिन, इंसुलिन, फैटी एसिड, प्रोटीन और ग्लूकोज। दूसरी बात करें टेम्परेचर, मनुष्य और अनेक स्तनियों में वृषण है वो बॉडी से बाहर रहते हैं क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर है शुक्राणु जनन के लिए अनुकूल नहीं होता। सेंटीग्रेड में बात करें हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि शुक्राणु जनन के लिए उपयुक्त टेम्परेचर है वो रहता है 34 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है नॉर्मल टेम्परेचर और 95 डिग्री सेंटीग्रेड इसके अंदर होना चाहिए। इस वजह से शुक्राणु है के जनन के लिए जो बॉडी से बाहर हमारे टेस्टिस स्थित रहते हैं। पोषण, कुपोषण का दोनों ही लिंगों के प्रजनन तंत्र पर कुप्रभाव पड़ता है, इस हेतु पोषण बहुत जरूरी है। वृषण में शुक्राणु बनने के बाद भी यदि वह चलायमान या गतिशील नहीं होते तो इस स्थिति को अपन नेक्रोस्पर्मिया कहते हैं, और अगर शुक्राणु वीर्य में अनुपस्थित रहते हैं तो इसे एंजियोस्पर्मिया कहा जाता है। लेकिन यदि वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तो इसे हम ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। तो तीनों आप याद रखेंगे, ओलिगोस्पर्मिया शुक्राणुओं की कमी, एंजियोस्पर्मिया एब्सेंस ऑफ स्पर्म्स, और नेक्रोस्पर्मिया के अंदर जो शुक्राणु हैं वो गतिशील नहीं होते हैं। थैंक यू। तो इस तरीके से आपने आज स्पर्मियोजेनेसिस या शुक्राणु का विभेदीकरण पढ़ा जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।